हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुशबू क्लासेस। तो आज हम देखेंगे 9th क्लास का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर। ये मार्च 2026 का क्वेश्चन पेपर है। आप एक बार इसके स्पेशल इंस्ट्रक्शंस को ज़रूर पढ़ लीजिए। अगर आपको 9th क्लास के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए होंगे तो वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में। और मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसे देख लें। तो सेक्शन ए में आपके पास 16 क्वेश्चन दिए गए हैं MCQ, और हर क्वेश्चन है 1 मार्क्स का। ठीक है, ये टोटल है आपके 16 मार्क्स की सेक्शन ए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल, कि कौन सा नंबर आपका इरेशनल नंबर है। तो इसका आंसर है सी। देखिए √36 आएगा हमारे पास 6, यानी 6 × 6 होता है 36। ये है 5√3 अपॉन 3√3। √3 के साथ √3 कट गया तो यह आ गया 5/3। ठीक है, और ये है 14 को ब्रेक करके लिखा मैंने 2 × 7। ठीक है, इसको हम स्क्वायर रूट से बाहर नहीं निकाल सकते। देखिए 6 × 6 को जैसे हमने पेयर बाहर आए तो यह आया 6, और इसका आया 10 × 10 तो आया आपके पास 10, 100 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो इरेशनल नंबर कौन सा आपका √14। अगर आपको रैशनल नंबर पूछा गया होता तो वो आना था आपका P/Q की फॉर्म में, यानी 1/2, और आपका Q जो है वो 0 नहीं होता है। ठीक है, 2/1 आ सकता था, लेकिन 1/0 या 2/0 वो रैशनल नंबर नहीं होगा। क्वेश्चन 2 है आपका, फाइंड 9⁻³ / 2। देखिए पहले हमने 9 को ब्रेक करके लिखा 3 × 3। ठीक है, 3 × 3 हो गया आपका 3², यानी 3, और कितनी टाइम्स है ये 1 और 2 टाइम्स, तो पावर 2। बाहर है आपकी पावर 3/2। देखिए इसको मल्टीप्लाई किया, जैसे आपका ये फॉर्मूला लगेगा a⁻m ब्रैकेट n, तो ये हो जाएगा am × n। यहाँ m की जगह आपके पास 2 और n की जगह आपका 3/2, तो यह आ जाएगा 2 × 3/2। फिर 2 के साथ 2 कट गया, इक्वल टू 3⁻3। 3 को 3 बार आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास 27। थर्ड क्वेश्चन है आपका, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x - 4x² + 3 at x = 2 इज। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए -3। देखिए कैसे, ये आपके पास पॉलिनोमियल दिया गया है, इसको मैंने लेट कर लिया P(x). तो हमारे पास क्वेश्चन में बोला गया x की वैल्यू 2 दी गई है, तो x की जगह हम 2 पुट करेंगे। यहाँ आएगा 5 × 2 -4 x² है तो 2⁻2 + 3। 5 × 2 आ जाएगा 10, -2 का स्क्वायर 4 और +3। 10 - 4 × 4 16 + 3। 10 और 16, ये देखिए प्लस का है और ये माइनस का है। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, तो हम इन दोनों को माइनस करेंगे। 16 में से 10 क्या आएगा 6, और जो नंबर आपका बड़ा होता है, ठीक है, इनमें 10 और 16 में आपके पास 16 जो है बड़ा है, तो उसके साथ किसका साइन लगा नेगेटिव, तो आंसर के साथ में नेगेटिव आता है। तो -6 + 3 = -3। फिर यहाँ पे आपके प्लस माइनस माइनस 6 में से 3 गए 3 आ गया आंसर, और यहाँ नेगेटिव साइन जो है वो 6 के साथ है। ठीक है, 6 बड़ा है 3 से, तो आंसर में भी क्या आएगा -3 माइनस आएगा आंसर में भी। फोर्थ क्वेश्चन है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन √2x - 1। हमें x² का कोफिशिएंट लिखना है। ठीक है, लेकिन x² तो है ही नहीं इसमें, तो जब है ही नहीं तो उसका कोफिशिएंट क्या आएगा 0। कोफिशिएंट होता है जैसे ये x है ना, तो x के साथ अगर x का पूछा गया होता तो आपने लिखना था √2, लेकिन x² का पूछा गया, x² है ही नहीं, इसका मतलब इसका कोफिशिएंट होगा ऐसे +0 x², तो ये इसका कोफिशिएंट आएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इज अ लीनियर पॉलिनोमियल।
तो लीनियर पॉलिनोमियल बोला गया आपको, तो ये आएगा x+1। देखिए लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब कि x की पावर जो है 1, ठीक है। ये जो आपका क्वाड्रेटिक है, देखिए क्योंकि x की पावर कितनी है 2, और ये आपका क्यूब भी क्योंकि x की पावर क्या है 3। इसमें बोला गया विच पॉइंट्स लाइंस इन थर्ड क्वाड्रेंट, कि कौन से पॉइंट्स जो आपके थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये आपका थर्ड और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। क्या है -6, ये देखिए -6, -3, तो -6 और -3 जो है वो इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। ये आपका आएगा x, y, ठीक है। यानी x की वैल्यू यहाँ पर आपकी आएगी -4, -5 और -6, और ये आएगा आपके पास x की वैल्यू यहाँ, तो ये आ रहा है आपके थर्ड क्वाड्रेंट में। 7th क्वेश्चन में बोला गया है इन विच क्वाड्रेंट द पॉइंट विल लाई इफ इट्स एब्सिसा इज पॉजिटिव एंड ऑर्डिनेट इज नेगेटिव। तो देखिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, इन क्वाड्रेंट फोर्थ। देखिए कैसे, जो आपकी एब्सिसा है वो रिप्रेजेंट करती है आपके एक्स कोऑर्डिनेट को, और जो आपका ऑर्डिनेट है वो रिप्रेजेंट करता है आपके वाई कोऑर्डिनेट को। आपको इसमें बोला गया कि एब्सिसा यानी एक्स कोऑर्डिनेट आपका पॉजिटिव है और वाई कोऑर्डिनेट आपका नेगेटिव है, ठीक है। एक्स पॉजिटिव है यानी एक्स बड़ा है 0 से, और वाई जो है नेगेटिव है यानी वाई जो है 0 से छोटा है। अब देखिए एक्स कॉमा वाई लिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव। तो इसलिए हमें ये बोला गया था एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, तो ये आएगा आपके पास क्वाड्रेंट 4। ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है और ये वाई कोऑर्डिनेट। 8th क्वेश्चन है इफ x is equal to 0 then the solution of 2x plus y equal to 7 will be। आप देखिए अगर x 0 है तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, 2x plus y equal to 7, x की जगह हमने 0 पुट किया तो 2 × 0 0 और 0 + y y, और y की वैल्यू क्या होगी 7। If two lines intersect each other then the vertically opposite angles are equal। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज ऑफ, तो इसका आंसर है 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया है इन फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल Y इफ x आपके पास दिया 110। तो देखिए हमें पता है कि एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट मीन्स देयर सम इज इक्वल टू 180। ये आपके पास एडजेसेंट एंगल्स हैं, ठीक है, तो इनका सम क्या आएगा आपके पास 180। एक्स एंगल एक्स और एंगल वाई इक्वल टू 180, इसकी वैल्यू दी हमें 110, 110 प्लस हो रहा है तो इक्वल टू के पहली साइड जाके माइनस, और एक्स इसकी बाई की वैल्यू आ गई आपके पास 70 डिग्री, तो आंसर आया आपके पास 70 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 12, द वैल्यू ऑफ द एंगल फॉर्म्ड इन द सेमी सर्कल विल बी, तो इसका आंसर आएगा 90। ये आएगा अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग कि एक सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल है वो कितना है 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया आपको हीरोन्स फॉर्मूला टू कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज, तो इसका आंसर आएगा आपके पास ए। ये एस है इसमें सेमी पैरामीटर, ठीक है, और ABCD जो वो है ट्राइंगल की साइड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन, तो इसका आंसर आएगा ए ऑप्शन πr/l। ये जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन का, और ये वॉल्यूम ऑफ कॉन का,
और ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का। 15th क्वेश्चन बोला आपके पास विच ग्राफ इज मेड यूजिंग क्लास मार्क्स। तो इसका आंसर आएगा आपके पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स। देखिए बार ग्राफ जो आपका बनता है यूज़ करता है कैटेगरीज को, हिस्टोग्राम यूज़ क्लास बाउंड्रीज या इंटरवल्स, और पाई चार्ट आपका करता है परसेंटेज या एंगल्स को। ये बार ग्राफ आपका ऐसे बनता है, ठीक है, हिस्टोग्राम आपका ऐसे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ऐसे, और पाई चार्ट आपका ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एरेशन और रीजन का, ठीक है। यहाँ बोला गया कि इफ़ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज 14 सेंटीमीटर देन इट्स सरफेस एरिया इज 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर, और पाई की वैल्यू दी आपके पास 22.7, और रीजन दी आपके पास कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो ट्रू है क्योंकि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला यही होता है। अब यहाँ पर बोला गया, देखिए सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखा हमने, 4 पाई की वैल्यू हमारा 22.7 मल्टीप्लाई रेडियस कितनी दी है हमारे पास 14 का स्क्वायर यानी 14 मल्टीप्लाई 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, फिर हमारे पास क्या बचा 4 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 14, इन सभी को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया ये, और ये यहाँ पे बोला गया तो ये भी ट्रू है। तो ये आएगा बोथ एरेशन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर एरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सेक्शन बी है आपके पास। अब ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है आपके पास 2 मार्क्स के। तो 17th क्वेश्चन है आपके पास एक्सप्रेस 0.47 बार इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है। सबसे पहले हम लेट करेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.4777, यहाँ पे बार किस पे दिया 7 पे, तो इसलिए हम 777 इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। फिर हम करेंगे मल्टीप्लाई बाई 10, हम इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 10x इज इक्वल टू, जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो एक 0 यहाँ ऐसे सॉरी यहाँ पर एक ऐसे 10 आएगा, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा। फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 100 इक्वेशन 1 को 100x इक्वल टू, इसको जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 47.777, और ये आ जाएगी आपके पास इक्वेशन 3। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 को, 2 फ्रॉम 3, 2 को हम माइनस करेंगे 3 से यानी 3 - 2, तो देखिए 100x माइनस 10x और 47.77 माइनस 4.77, ये आ जाएगा 90x, और यहाँ पे बचेगा आपका 43। देखिए 47 में 4 गए तो कितना बचेगा 43, और पॉइंट है यहाँ पर भी तो ये 777 कट हो जाएगा, तो x यहाँ पे 90x है इक्वल टू 43, यहाँ पे 90 जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल टू के उस साइड जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 43 अपॉन 90, ठीक है। x की वैल्यू है क्या, हमने लेट क्या किया था x की वैल्यू को, ये तो इसको हमने लिख लिया, ठीक है, x की जगह x की वैल्यू, और 43 अपॉन 90 बस ये आ गया, क्योंकि हमने p अपॉन q की फॉर्म में लिखना था तो ये आ गया हमारे पास p अपॉन q की फॉर्म में। ये क्वेश्चन इतना ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ, इसको हमने रैशनलाइज करना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर ये हमने क्वेश्चन से लिख लिया, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। रैशनलाइज का मतलब है कि ये जो आपके पास डिनोमिनेटर दिया है यहाँ पे ये नेगेटिव है ना, ठीक है, तो जब आप रैशनलाइज करोगे यहाँ पे आप पॉजिटिव लिखोगे, इसी नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे और इसी से डिवाइड, क्योंकि जब आप इसको कट करोगे ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा और फिर से ये यही नंबर बन जाएगा, ठीक है। हमने अपना आंसर बनाने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई किया। अगर यहाँ नेगेटिव होगा तो यहाँ हम पॉजिटिव लिखेंगे, अगर यहाँ पॉजिटिव होगा तो हम यहाँ पे नेगेटिव लिखेंगे। तो इसको 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करके ये आ गया और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये लिखा हमने। अब देखिए फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी, तो ये जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमने इसको वैसा का वैसा लिखा, a की जगह क्या 7 और b की जगह क्या, a की जगह आपके पास √7 और b की जगह √6, यह आ जाएगा a का स्क्वायर यानी √7 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी √6 का होल स्क्वायर। स्क्वायर के साथ अंडर कट गया, स्क्वायर के साथ अंडर कट गया, क्या बचा 7 - 6, और 7 - 6 आ गया आपके पास 1,
और ये आ जाएगा आपके पास आंसर ये। आप 2/1 लिखो या 2 लिखो, वो एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, शो डैट 4,0 आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। तो 4,0 यानी x,y है, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन दी, यानी x की जगह आपको पुट करना है 4 और y की जगह 0। तो x माइनस 2y ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड और ये आपकी राइट हैंड साइड। बोला कि सॉल्यूशन है हमें सॉल्यूशन इसको शो करना है। सॉल्यूशन का मतलब होता है कि जब आप यहाँ वैल्यू पुट करोगे ना, जो इक्वल टू के अगर इधर 4 आया ना, तो यहाँ पर भी आंसर आपका 4 आना चाहिए। अगर 4 = 4 हुआ, ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो x और y की आपने वैल्यू पुट की है वो सॉल्यूशन है इस इक्वेशन के। तो लेफ्ट हैंड साइड आ गया हमारे पास x - 2y, x की जगह 4 - 2 y की जगह 0, 2 × 0 0, 4 - 0 4, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। आप लिख सकते हो आगे कि यस कि 4,0 आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन कॉमा इफ इट्स स्लांट हाइट इज 21 मीटर एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन निकालना है। हमारे पास स्लांट हाइट दी है और हमारे पास डायमीटर दी है। सबसे पहले तो फॉर्मूला आएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन का, फॉर्मूला आएगा पाई r + l, ठीक है। एल की वैल्यू दी है हमारे पास 21 और हमने आर निकालना है। डायमीटर दिया हमारे पास 24, तो रेडियस का फॉर्मूला डायमीटर / 2, 24/2 आ गया 12 मीटर। अब हमने ये एल की वैल्यू 21 और आर की वैल्यू 12 जो है यहाँ पुट करनी है। पाई की वैल्यू आ गई आपके पास 22.7 मल्टीप्लाई आर की जगह 12 ब्रैकेट 12 + 21 एल की वैल्यू। इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो इसका आंसर आएगा आपके पास ये, ठीक है, मीटर स्क्वायर। ये TSA लिखा है मैंने, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन। इसका आंसर आएगा, आप जरा खुद सॉल्व कर लें इसको। फिर नेक्स्ट है आपके पास, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर पूछा है, इन दोनों क्वेश्चन में से एक करना था, ठीक है। टोटल एरिया ऑफ हेमिस्फीयर पूछा है और आपके पास रेडियस इतनी दी है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला है 3πr²। आर की वैल्यू दी है 10, तो ये आएगा 3 और यहाँ पे पाई की वैल्यू के आपको यूज़ करनी 3.14। 3 × 3.14 × 10 का होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना मल्टीप्लाई करके, तो आंसर आपके पास आएगा ये लिखा मैंने टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। इन दोनों क्वेश्चंस में आपको एक क्वेश्चन करना था, तो आप ये वाला क्वेश्चन करें क्योंकि ये जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ पे तो पाई की वैल्यू दी गई थी कि 3.14, लेकिन यहाँ नहीं दी गई थी, ठीक है। जब आपके पास पाई की वैल्यू नहीं दी गई हो तब आप 22.7 भी यूज़ कर सकते हैं और 3.14 भी। लेकिन जब आपको स्पेशली बोला हो कि आपने पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ करनी है या 22/7 यूज़ करनी है, तो आपने वही वैल्यू यूज़ करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, राइट 2x + 1 का होल क्यूब इन एक्सपेंडेड फॉर्म। देखिए ये फॉर्मूला बन रहा है आपका a + b का होल क्यूब, ये होता है a³ + b³ + 3a² b + 3ab², ठीक है। यहाँ पे a की वैल्यू क्या आपके पास 2x और b की 2x आना था यहाँ पर, और b की वैल्यू क्या आपके पास 1, या ये पूरी वैल्यू a की और ये है b की। जब आप इसमें पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, जैसे आप 2x का होल क्यूब करेंगे, 1 का होल क्यूब करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2x का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2x का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 या प्लस 3 मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई 1 का होल स्क्वायर, तब आपके पास आंसर आएगा ये सॉल्व करके, ठीक है। 8x³ + 12x² + 6x 12x² + 6x + 1। इसको आप खुद ही सॉल्व कर लें। इसमें भी और दिया गया, या तो आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते या फिर ये वाला। आपको ये वाला करना चाहिए इसमें सॉल्व, क्योंकि जल्दी हो जाएगा, इजी है ये। देखिए बोला गया फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल p of x = 3x - 2। आपको जीरो निकालनी इस पॉलिनोमियल की, ठीक है। ये पॉलिनोमियल आपका दिया गया है, ठीक है, 3x - 2। 2 फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए जो इक्वेशन दी होती है ना, उसको = 0 कर देते हैं हम, यानी p of x मैंने लेट की है, लेट p of x = 3x - 2। इसको मैंने 0 मान लिया, यानी इस इक्वेशन को मैंने = 0 कर लिया। यहाँ 2 जो है वो माइनस हो रहा है, = के पहली साइड जाके प्लस, ठीक है। यहाँ था आपके पास 3x - 2 = 0 ना, तो यहाँ 3x
इक्वल टू 0 + 2, 0 में 2 प्लस करेंगे तो 2 ही आएगा। यहाँ पे 3 एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू के साइड जाके डिवाइड, तो एक्स इज इक्वल टू 2/3। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपकी सेक्शन सी आ गई। इसमें आपके पास 7 क्वेश्चन दिए गए हैं और एक क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स का। तो फर्स्ट क्वेश्चन, इवेलुएट 103 × 107 विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। ठीक है, आपको इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको आपको ब्रेक करके मल्टीप्लाई करना है। तो 103 को हमने ब्रेक किया 100 + 3 और 107 को ब्रेक किया 100 + 7। तो हम इसको लिखेंगे 100 + 3 मल्टीप्लाई 100 + 7। अब ये फॉर्मूला बन गया x + a मल्टीप्लाई x + b। तो इसका फॉर्मूला तो x² + a + b × x + ab। x की जगह क्या आपके पास 100, a की जगह क्या 3, फिर x की जगह 100, b की जगह क्या 7। तो हमने इसमें आप पुट करना है इस फॉर्मूले में, ये पुट किया हुआ है। ठीक है, तो यह आ जाएगा x² बोला ना, यानी 100 का स्क्वायर प्लस a + b 3 + 7 × 100 + 3 × 7, ये आ जाएगा इतना। इसको सॉल्व करके आपके पास ये आ जाएगा और ये इतना। जब आप इसको पूरे को सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा ये। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास फैक्टराइज, आपके इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वेशन है 2x² + 7x + 3। देखिए ये मैंने मान लिया a, b और c। पहले मल्टीप्लाई करते हैं a × c को, यानी 2x² × 3, तो ये क्या आ जाएगा 6x²। अब हमने कोई ऐसे दो नंबर चूज़ करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास 6x² आए और जब हम उनको ऐड करें तो हमारे पास 7x आए, यानी b के इक्वल आए। b के हमारे पास 7x, ठीक है, b के हमारे पास 7x। तो मैंने लिया 6x और x को। देखिए जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो ये जाएगा 6x², और जब हम 6x + x को ऐड करेंगे तो ये जाएगा हमारे पास 7x। तो 7x की जगह मैंने लिखा 6x + x। ठीक है, यहाँ से हमने कॉमन लिया, यहाँ पे 2x कॉमन लिया। कॉमन जब लिया तो अंदर क्या बचेगा, इधर 1x बचेगा और इधर बचेगा 3x + 3 + x + 3। यहाँ पे कुछ भी नहीं था कॉमन लेने को, तो 1 ही कॉमन ले लिया हमने। अब यहाँ जाएगा 2x + 1 और ये जाएगा x + 3। ये आंसर आ गया, बस इतना सही होना था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 23 दिया गया है। ये इन गिवन फिगर, ये आपके पास फिगर दी गई है। लाइन एक्स वाई, ये आपकी लाइन एक्स वाई और ये एम एन इंटरसेक्ट एट ओ, ये दोनों मिल रही हैं इधर। ठीक है, और जो एंगल बना रही है पी ओ वाई, वो बना रही है ये 90 डिग्री। जो बॉक्स बना ना ऐसे करके ये स्क्वायर जैसा, ये हमेशा 90 डिग्री एंगल होता है। आपको इसको देख के पता लग जाना चाहिए कि ये किसका एंगल है, 90 का। और आपको एंगल ए और बी निकाल, ए और बी की रेशो दी आपको 2:3 और आपको एंगल सी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए हमें पता है कि एक्स वाई इज़ अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन पे कौन सा एंगल होता है, 180 डिग्री का। ठीक है, तो एंगल देखिए पी ओ एक्स, कौन सा एंगल पी ओ एक्स, और कौन सा एंगल पी ओ वाई। ठीक है, ये इक्वल टू हमने ले लिए 180 के लीनियर पेयर्स। पी ओ एक्स तो हमारे पास ए बी दिया है तो हम इसको वैसे का वैसे लिख लेंगे। ये हमारे पास 90 दी है, यहाँ पे ये प्लस हो रहा है, इक्वल टू के साइड जाके माइनस इक्वल टू 90। ठीक है, 180 में से 90 की 90। अब पी ओ एक्स जो एंगल है ए और बी, तो ए + बी क्या है 90। हमें गिवन दिया गया था कि a रेशो b क्या है 2:3। जब भी हमें रेशो में दिए हो एंगल्स तो हम उनके साथ एक वेरिएबल लगा लेते हैं। वेरिएबल होता है जैसे x y z a b c d कुछ भी। ठीक है, और हमारे पास कांस्टेंट टर्म, तो लेट a इक्वल टू, a की रेशो क्या दी है 2, तो 2 लिखा और वेरिएबल लगा लिया हमने x, और b को हमने लिखा b इक्वल टू 3x। a + b की जगह हमने a + b की वैल्यू पुट की 2x + 3x, ये ऐड करके आ गया 5x इक्वल टू 90। 5 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, पहली साइड जाके डिवाइड। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 18, यानी x की वैल्यू क्या है 18। अब हम a और b की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि a और b को हमने क्या माना 2x और 3x। 2 × 18 36 और 3 × 18 54, यानी a जो है वो आएगा 36 और ये 54। अब हमने निकालना एंगल सी। अब ये m और n जो है वो स्ट्रेट लाइन बन रही है, यानी ये एंगल आएगा आपका 180, जैसे हमने ऊपर किया। ठीक है,
तो बी प्लस सी एंगल आ गया 180। बी की वैल्यू क्या है 54 प्लस सी 180। 54 यहाँ सी के साथ प्लस हो रहा है, इक्वल टू के पहली साइड जाके -180 - 54 सी इक्वल टू 126। हमें आंसर निकालने को बोला था फाइंड सी, तो सी की वैल्यू का 126 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट ए इक्वल टू बी, देन प्रूव दैट ए सी इक्वल टू हाफ ए बी, एक्सप्लेन बाय ड्राइंग द फिगर। ठीक है, देखिए बोला क्या क्या है, इफ़ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, ये ए और बी 2 पॉइंट्स ले लिए और बोला क्या सी क्या इसके बीच लाई कर रहा है, ठीक है। और साथ में बोला कि ए सी इक्वल टू बी सी, यानी ए सी जो है वो बी सी के इक्वल है, या आप ऐसे बोल सकते हो कि सी बी के इक्वल है, ठीक है। गिवन हमारे पास दिया है ए सी इक्वल टू बी सी, और हमें प्रूफ क्या करना है, ये टू प्रूफ कि ये प्रूफ करना है। इसको हमने लिख लिया। आप देखो पहले हम टोटल लाइन लेके चल रहे हैं ए बी आ गया हमारे पास इक्वल टू, ए बी क्या हमारे पास ए सी प्लस सी बी, ए सी प्लस सी बी, ठीक है। और सी बी बोलो आप, सी बी बोलो या बी सी बोलो, वो एक ही बात है, ठीक है। तो मैंने सी बी की जगह लिख लिया बी सी को मैंने पीछे लिख दिया, बी को आगे। फिर हमारे पास जो है गिवन दिया गया कि ए सी और बी सी इक्वल है, तो बी सी की जगह मैंने फिर से ए सी लिख दिया, क्योंकि गिवन दिया हमारे पास ए सी कितना बन गया 2AC, और ए सी इक्वल टू ये 2 यहाँ ए सी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू के परली साइड इधर आके डिवाइड, तो 1/2 ए बी, तो हैंस प्रूफ, ठीक है। ए सी इक्वल टू हाफ ए बी, ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ए सी इक्वल टू ए डी एंड ए बी बाइसेक्ट एंगल ए, शो दैट ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ए बी एंड डी, ठीक है। व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी। तो गिवन हमारे पास हमें ये जो है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करनी है, ठीक है। तो हम इन दोनों ट्रायंगल्स को ले चलेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी। देखिए ए सी इक्वल टू ए डी, ये हमारे पास गिवन दिया गया है, ठीक है। उसके बाद जो है एंगल सी ए बी और एंगल डी ए बी जो है इक्वल है, सिंस लाइन सेगमेंट ए बी बाइसेक्ट ए, ये भी हमारे पास इधर बोला गया था, ठीक है। उसके बाद ए बी इक्वल टू ए बी हमारे पास कॉमन साइड आएंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमें कोई 3 चीज़ें प्रूफ करनी होती है हमें, ताकि हम कॉन्ग्रुएंस रूल लगा सकें। यहाँ पे आप साइड प्रूफ कर लो, साइड एंगल साइड, ठीक है, ऐसे। तो बाय ये देखिए, ये भी साइड है, ये भी साइड है, और ये एंगल था, तो ये कौन सा कॉन्ग्रुएंट रूल होगा, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट रूल, ये दोनों जो है आपकी कॉन्ग्रुएंस आ गई। अब इधर बोला गया था एंड में व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी, तो आप बाय सी पी सी डी इनको इक्वल भी लिख सकते हो, बी सी इज इक्वल टू बी डी बाय सी पी सी टी। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में आपको 2 क्वेश्चन दिए गए, ये एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है, ठीक है। आप दोनों में से आपको एक क्वेश्चन करना है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी द बाइसेक्टर ए डी ऑफ एंगल ए इज परपेंडिकुलर टू साइड बी सी एज शोन इन फिगर, शो दैट ए बी इक्वल टू ए सी एंड ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये आपके पास डायग्राम दी गई है, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप आंसर स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे गिवन ए डी इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, दिस मीन्स कि बी ए डी इक्वल टू सी ए डी, बाइसेक्टर बोला है ना इसका, ठीक है। तो बी ए डी और सी ए डी जो है वो आएंगे इक्वल। नेक्स्ट बोला ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ये बोला ना, ठीक है।
तो इसका मतलब है कि ADB इक्वल टू ADC इक्वल टू 90 डिग्री की ये दोनों एंगल 90 आगे कि B आप ऐसे भी लिख सकते हैं ADB या ADC जो है 90। जहाँ पर एंगल बनाया होता है ना वो हम बीच में लिखते हैं, ठीक है। चाहे आप इसको BDA भी लिख सकते हैं या CDA लिख सकते हैं, ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं। आगे गिवन आपने लिख लिया, अब आपने लिखना है टू प्रूफ या टू शो, या आपने लिख लेना है। उसके बाद आप लिखोगे प्रूफ। देखिए ट्रायंगल ABD आपने ली, ट्रायंगल AB और D, और दूसरी ट्रायंगल ली आपने AC और D। AD कॉमन साइड, ठीक है। और आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एंगल D इक्वल टू एंगल D ईच 90, ठीक है, या ADB और ADC इक्वल टू 90। अब ये है BAD और CAD, वो आ जाएगा आपका इक्वेशन 1 से, या हमने इक्वेशन 1, आप इसको भी तो इक्वेशन 1 मान सकते हैं, ठीक है। ये कौन सा कॉन्ग्रेंट रूल लगेगा? एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंट रूल और क्राइटेरिया, ठीक है। तो ये दोनों जो आप हमने ट्रायंगल्स लेके चले थे हम, ये कॉन्ग्रेंट होगी। तो बाय CP/CT हमने AB इक्वल टू AC लिख लिया, तो हमें ये प्रूफ करना था ना AB इक्वल टू AC। जब AB इक्वल टू AC है यानी ये लाइन और ये जो है इक्वल है, तो ये ऑटोमेटिकली ये जो है क्या बनेगी? आइसोसेलेस ट्रायंगल। और CP/CT का मतलब हुआ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, जब सिंस टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC आर इक्वल देन ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। जब किसी ट्रायंगल के टू साइड्स जब इक्वल होती है तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 था ना इसमें, ये क्वेश्चन नंबर 26 था, ठीक है। इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए, एक क्वेश्चन ये था और एक क्वेश्चन ये था, आपको दोनों में से एक क्वेश्चन करना है। तो सेकंड क्वेश्चन है आपका ABC is an isosceles triangle with AB equal to AC. Draw AP perpendicular BC to show that angle B equal to angle C. इसमें आपको जो है डायग्राम ड्रॉ करनी है, इसमें आपके पास डायग्राम नहीं दी गई है। तो पहले हम गिवन लिख लेंगे, गिवन ABC is an isosceles triangle with AB equal to AC, और इसको AB equal to AC को आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। फिर आप लिखेंगे ये AP परपेंडिकुलर BC, ठीक है। इसका मतलब है कि APB इक्वल टू APC आपके पास आ जाएगा 90 डिग्री। और टू प्रूव या टू शो में आप लिखेंगे एंगल B इक्वल टू एंगल C, और ये इक्वेशन 2। ये P कहाँ से आया? देखिए ये है इसकी डायग्राम, यहाँ से आपने ABC ट्रायंगल ली, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोला हमें, यानी दो साइड्स को इक्वल होंगी। तो इसमें AB और AC बोला गया था कि ये दोनों इक्वल हैं, ये हमने P ले लिया। ये ऐसे बाइसेक्ट परपेंडिकुलर बोला है ना, बोला कि AP परपेंडिकुलर है BC की, तो ये आ जाएगा आपका, ये AP है, 90 डिग्री का एंगल है ये। तो देखिए गिवन आपने लिख लिया, टू प्रूफ मैंने आपको बता दिया, अब हमने लिखना है प्रूफ। तो ये आएगा ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल AC और P को हम लेके चलेंगे। गिवन जो है हमारे पास AB इक्वल टू AC हमारे पास गिवन था, AP इक्वल टू AP ये हमारे पास कॉमन साइड आ गई दोनों ट्रायंगल्स में, और APB इक्वल टू APC जो वो 90 डिग्री एंगल है, दोनों ईच 90। तो ये दोनों ट्रायंगल्स हैं, कॉन्ग्रुएंट होगी, ठीक है। तो हमने इसमें, क्योंकि देखिए ये दो साइड्स हैं और एक यहाँ पे 90, तो हमने इसमें लगा लिया बाय राइट हैंड साइड कॉन्ग्रुएंट रूल, एंगल B इक्वल टू एंगल C बाय CP/CT, हैंस प्रूव्ड। हमें यही बोला गया था कि एंगल B और एंगल C को प्रूव करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। इस क्वेश्चन की डायग्राम दी गई है। क्वेश्चन है इन ए गिवन फिगर ABC एंड D, ये ABC और D आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विद सेंटर O सच दैट BOC इक्वल टू 30, BOC 30 और आपके पास AOB आपके पास 60 डिग्री दिए गए। इफ अ पॉइंट D, इफ D is a point on the circle other than arc ABC, then ये हमें एंगल फाइंड करना है ADC, ठीक है। सर्कल दिया गया है, ठीक है, ये आपके पास 30 है, 60 और ये हमारे पास एंगल है, हमें ये एंगल निकालना है AD और C यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले तो ये 30 और ये 90 डिग्री आपका, देखिए एंगल AOC जो आपके एंगल बन रहा है
AOC पहले हम फाइंड करेंगे। AOC में कौन से दो एंगल आ रहे हैं, AOB और BOC, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया AOC इक्वल टू AOB प्लस BOC। यहाँ 60 पुट किया है, ये एंगल कितना आ गया 90, यानी AOC एंगल, ये टोटल एंगल कितना आ गया आपके पास 90 डिग्री। अब हम यूज़ करेंगे बाय सर्कल थ्योरम। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो आपका ये एंगल है ना AOC, ये इक्वल टू होगा 2 टाइम्स होगा एंगल AD और C के। तो यहाँ पे 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और अभी हमने AOC की वैल्यू निकाली 99.2 कितना आ गया 45 डिग्री। तो जो एंगल आया ना ये कितना आया हमारे पास आंसर 45 डिग्री। ये आप देख लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। इन गिवन फिगर इफ AB पैरेलल CD, CD पैरेलल EF एंड बाय रेशो Z इक्वल टू 3:7 फाइंड X। इसमें हम बोलेंगे AB पैरेलल किसके दी गई CD और CD पैरेलल किसके हैं EF के। ये पैरेलल लाइंस होती हैं, ठीक है, ये वाली, और जो ये लाइन जो इनको इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, कट कर रही है, इंटरसेक्टिंग और कट कर रही है इनको ऐसे। तो देखिए ये रेशो में दिए गए हैं, ठीक है। हमें एंगल X फाइंड करना है। तो सबसे पहले है कि एंगल X और Z है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और ये जो होते हैं फिर आगे आपके पास आ जाएगा X प्लस वाई इक्वल टू 180, ठीक है, एक ही लाइन पे है ये। तो X की जगह आपके पास आ जाएगा Z, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, Z प्लस वाई इक्वल टू 180। अब हमें गिवन दिया गया है Y रेशो Z 3:7, लेट Y इक्वल टू 3x, Z इक्वल टू 7x। देखिए ये जो एंगल जब भी रेशो में दिए गए होते हैं तो हम उनके साथ एक वेरिएबल लगा लेते हैं, वेरिएबल यानी ABCD XYZ, लेकिन हमने यहाँ यूज़ किया K, तो आ जाएगा Y इक्वल टू 3K और Z आ जाएगा 7K। अब हमारे पास आएगा, ये देखिए हमने यहाँ लिखा था ना Z प्लस वाई इक्वल टू 180, मैंने फिर से लिख लिया Y प्लस Z इक्वल टू 180, इसकी जगह 3K और यहाँ 7K इक्वल टू 180। इन दोनों को ऐड करेंगे आपके पास 10K आ जाएगा इक्वल टू 180। 10 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू के साइड, इक्वल टू के पहली साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, ये 0 से 0 कट के आ जाएगा आपके पास 18 डिग्री। अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, 3x था ना y, तो यहाँ पे 3K था, तो यहाँ K की वैल्यू पुट करेंगे 3 मल्टीप्लाई, वैसे 18 की तो कोई इसकी ज़रूरत ही नहीं है y निकालने के लिए, इसको रहने दीजिए आप। z को लेके चलो आप, z को 7K की जगह हमने 18 पुट किया, 126 आ गया मल्टीप्लाई करके आंसर। और हमने ऊपर लिखा था कि ये दोनों क्या है इक्वल हैं, तो x की वैल्यू भी क्या आ गई 126, और हमें क्वेश्चन में यही निकालने को बोला था। y आपकी मर्जी है, निकालना चाहते हो तो आप निकाल सकते हो मल्टीप्लाई करके 3 को 18 से, वरना रहने दीजिए। नेक्स्ट सेक्शन D। देखिए क्वेश्चन बोला गया है, आकृति इज क्लास 9th स्टूडेंट रिसाइडिंग इन अ विलेज फुल स्टॉप, वन डे शी went to temple along with her grandmother full stop, from there she went to school and her grandmother went to garden full stop. After reaching the school, she plotted a graph by taking temple as origin and marked 3 places on the graph. The graph is shown as, यानी एक आकृति है, ठीक है, क्लास 9 की स्टूडेंट, वो पहले अपनी ग्रैंड मदर के साथ जो है टेम्पल गई, फिर वहाँ से वो अपने स्कूल के लिए चली गई और उसकी ग्रैंड मदर जो है वो गार्डन के लिए। फिर स्कूल जाके उसने जो है ग्राफ प्लॉट किया और उसने ओरिजिन किसको माना है टेम्पल को। तो देखिए ये उसने ओरिजिन माना है टेम्पल को, मतलब उसने स्टार्ट यहाँ से किया, वो गार्डन गई, स्कूल गई और ये होम, ठीक है। पहले होम से वो टेम्पल गए होंगे, फिर टेम्पल से वो स्कूल चली गई और उसकी ग्रैंड मदर गार्डन में। तो ये पॉइंट्स देखिए, ये 0,0, ये आपके पास आएगा 5 और 1, ठीक है, ये आपके पास आएगा 4 और 4, और ये आपके पास आएगा -3 और 2 होम के लिए। तो क्वेश्चंस बोले गए आपके पास, आप एक बार ग्राफ को ठीक से देख लीजिए।
अब देखिए क्वेश्चंस बोले गए हैं आपके पास, बाय यूजिंग द इन्फॉर्मेशन गिवन इन अबव ग्राफ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट बोला आपके पास राइट द एब्सिसा ऑफ स्कूल, यानी एक्स कोऑर्डिनेट पूछा गया हमारे पास, ठीक है, स्कूल का एक्स कोऑर्डिनेट। तो ये हमारे पास स्कूल और इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 4, ये एक्स कॉमा वाई है, ठीक है, तो ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट 4। सेकंड क्वेश्चन है राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ गार्डन, तो गार्डन के कोऑर्डिनेट बोलेंगे आपको लिखने के लिए, तो 5,1। फिर आपको पूछा गया है सी क्वेश्चन राइट द ऑर्डिनेट ऑफ होम, ऑर्डिनेट का यानी वाई कोऑर्डिनेट, होम का पूछा गया आपके पास वाई कोऑर्डिनेट, ये होम है और इसका वाई कोऑर्डिनेट आपके पास ये एक्स कॉमा वाई होता है ना, तो इसका आंसर आएगा 2। फिर आपको लास्ट में बोला गया व्हाट इज़ द लाइन वाई ओ वाई डैश कॉल्ड, ये आपके पास लाइन आई वाई ओ और वाई डैश लाइन को आप क्या बोलेंगे, तो आप बोलेंगे वाई एक्सिस या वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। अगर आपको पूछा होता एक्स ओ एक्स डैश तो आप इसको बोलते वाई एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। ये इतना सही क्वेश्चन था, 1 मार्क्स के थे। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब बोला गया फार्मर मेड अ हिप ऑफ wheat is in the form of a cone whose diameter is 10.5 meter and height is 3 meter. Full stop. The hip is to be covered by canvas to protect it from rain. By using this information, give the answer of the following questions. देखिए इसमें जो बोला गया ना हिप ऑफ व्हीट यानी गेहूं का ढेर, ठीक है। जब गेहूं का ढेर आप लगाते हो तो वो किस फॉर्म में बनता है, ऐसे कॉन की फॉर्म में, ठीक है, ऐसे कॉन की फॉर्म में। तो आपके पास डायमीटर दिया गया, सबसे पहले हम इसको रेडियस में चेंज करेंगे, तो रेडियस का फॉर्मूला आया इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2 10.5/2। ये जो पॉइंट है, ठीक है, इसका 1 लगता है, ठीक है, 1 लिखते हैं हम, और जो इस पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट होते हैं उसका 0 होते आएगा 2 × 10। जब आप 105 को 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 52.5 अपॉन 10 और यहाँ पे आ जाएगा 5.25 मीटर। पॉइंट के बाद जब भी आप आगे के डिजिट पढ़ते हैं उनको अलग अलग पढ़ते हैं, जैसे 5.25 आप इसको ऐसे नहीं पढ़ोगे कि 5.25, ठीक है, ये गलत है। ये आ गया। फर्स्ट बोला गया था आपके पास फाइंड द रेडियस ऑफ द हिप, वो हमने ये निकाल ली, ये ए पार्ट का आंसर था, ठीक है। बी पूछा गया व्हाट इज़ द फॉर्मूला टू फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कि कौन सा फॉर्मूला आप यूज़ करोगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन को निकालने के लिए, तो इसका फॉर्मूला यूज़ करोगे आप πRL, यानी एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला था πRL। सी क्वेश्चन बोला गया फाइंड द एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड, ठीक है, कि इसको आप जो ये गेहूं का ढेर है इसको आप ढकने के लिए कैनवस का यूज़ कर रहे हैं, वो कितना आपका कितने एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड, कि आप जो कैनवस से उसको ढक रहे हो ना तो वो कितना बड़ा होगा या कितना एरिया उसका वो आपने निकालना है। तो इसका फॉर्मूला आएगा πRL, ठीक है। एल की भी ज़रूरत है हमें, एल क्या होती है हमारे पास स्लैंट हाइट, और स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है हमारे पास L² = R² + H², ठीक है। यहाँ ये L² है ना, स्क्वायर है, इसका =2 के पहली साइड जाके अंडर लग गया, अंडर लगाया हमने, R की वैल्यू पुट की हमने, ये हमने अभी निकाल ली, ठीक है, और H की वैल्यू ये दी गई है 3 मीटर। तो जब हमने यहाँ वैल्यूज़ पुट की और इसको स्क्वायर करके हमने ऐसा सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया, जब इसको सॉल्व किया तो आंसर आ जाएगा हमारे पास ये 6.05 मीटर। और फिर हम इसमें पुट करेंगे पाई की वैल्यू 22/7, आर की ये वैल्यू और एल की वैल्यू ये 6.05, ठीक है। देखिए पेपर में ये देखिए 36 पॉइंट समथिंग है, ठीक है, तो आपको इतना पता लग जाए 36 का √6 होता है और 6 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। तो ये आंसर को सॉल्व करके ऐसे लिखेंगे आप। नेक्स्ट है सेक्शन ई, 5 क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स के। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये, क्वेश्चन है एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज़ पैरामीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ इक्वल साइड 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का पैरामीटर 30 सेंटीमीटर दिया गया और इक्वल साइड्स, यानी जो आइसोसेलेस ट्रायंगल की 2 साइड जो आपकी इक्वल होती हैं तो वो दोनों हैं 12 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें एरिया निकालना है ट्रायंगल का। तो देखिए ये आपकी मैंने बनाई आइसोसेलेस ट्रायंगल, ए बी एंड सी, इसकी 2 साइड्स इक्वल हैं। मान लीजिए ए और बी जो वह इक्वल है, इन लाइंस का मतलब है
कि दोनों इक्वल हैं, ठीक है। ए की वैल्यू आपके पास 12 सेंटीमीटर, बी की 12 सेंटीमीटर, सी हमारे पास नहीं है। सबसे पहले हमें सी निकालना पड़ेगा। तो पैरामीटर दिया आपके पास 30 सेंटीमीटर। पैरामीटर होता है कि यहाँ से लेकर ऐसे और ऐसे पूरी जो है वो 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी आपके पास 30 सेंटीमीटर। ए और बी की वैल्यू पुट की 12 + 12, ये आपके पास 24 इक्वल टू सी। 12 यहाँ प्लस हो रहा है तो इक्वल टू के पहली साइड जाके -30 - 24 आ गया। सी की वैल्यू 6। अब ए है 12, बी 12 और सी 6। अब हमने निकालना एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हमारे पास ये, ठीक है। ए बी और सी हमारे पास है, लेकिन एस सेमी पैरामीटर हमारे पास नहीं है, तो पहले हम उसे फाइंड करेंगे। पैरामीटर हमारे पास 30 है, सेमी पैरामीटर यानी पैरामीटर का हाफ। सेमी पैरामीटर को हम स्मॉल एस से डिनोट करते हैं या कैपिटल एस से भी कर सकते हैं। 30.2 आ गया 15 सेंटीमीटर। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आएगा √ ऑफ एस, एस - ए, एस - बी, एस - सी। यहाँ एस की जगह 15, बी ए की जगह 12, बी की जगह भी 12 और सी की जगह 6 हमने पुट किया। 15 × 15 - 12, 15 - 12 और 15 - 6। √ पे लगा 15, 15 में 12 के 3 बचे, 15 में 12 के 3 बचे और 15 में 6 के 9 बचे, ठीक है। ये 3 × 3 मैंने 9 लिख लिया, ठीक है। √ लगा ना, ठीक है। स्क्वायर रूट एक पेयर बाहर आ जाएगा, ठीक है। 9 बाहर आ गया, √ 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आंसर आ गया। आपकी मर्जी, आप इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं आंसर को। अगर आपको सॉल्व करना होगा कि √ 15 को भी आप सॉल्व करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ तक भी आंसर आपका ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 क्वेश्चन दिया गया। शो डैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। ये आपके पास थ्योरम दी गई है, ठीक है। इसको ना आप खुद ही देख लें। ये क्वेश्चन नंबर 32 में ये थ्योरम और ये क्वेश्चन दिया गया था, इन दोनों में से आपको एक करना था, तो मैं आपको ये क्वेश्चन बता देती हूँ। क्वेश्चन है ABC is a triangle, right angle at C, full stop. A line through the midpoint M of hypotenuse AB and parallel to BC intersect AC and D. Show that D is the midpoint of AC. MD perpendicular AC and CM equal to MA equal to half AB. तो सबसे पहले हम इसकी डायग्राम बनानी है, ठीक है। ये आपके पास आ गई राइट एंगल ट्रायंगल A, B और C, और बोला था कि राइट एंगल जो वो C पे है, और जो ये है ना M, ये ऐसे बाइसेक्ट करें इसको। उधर ये बोला गया था मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेन्यूज AB पैरेलल टू BC। बाइसेक्ट नहीं कर रहे, सॉरी, कि यहाँ से जो पॉइंट ऐसे करके लाइन आएगी वो BC के पैरेलल है, उसको पॉइंट D मान लिया। अब सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है। हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। D जो है वो मिड पॉइंट है इसका AC का। तो इन ट्रायंगल ABC, M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB। सबसे पहले तो M है मिड पॉइंट आपका AB का, और हमें प्रूफ क्या करना है कि D मिड पॉइंट है आपका AC का। तो MD पैरेलल BC, ठीक है। बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB। बस ये एक लाइन का आंसर था फर्स्ट पार्ट का। सेकंड बोला गया MD परपेंडिकुलर AC। तो देखिए एज MD पैरेलल BC एंड AC इज द ट्रांसवर्सल MD पैरेलल जो है आपका AC है, और आपकी AC जो है वो ये है ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। तो जो आपके पास आएगा MDC, MD और C, और साथ में आपके पास आएगा DC और B, वो आपके पास आएंगे इक्वल टू 180 को इंटीरियर एंगल्स। ये आपके पास 90 है, क्योंकि C पे जो 90 डिग्री एंगल है ये सॉल्व करोगे तो MDC भी आपके पास आ जाएगा 90, और MDC 90 आएगा, मतलब MD जो परपेंडिकुलर है AC के। ये ऐसे होना था क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपके पास ये वाला पार्ट। तो देखिए हमने ट्रायंगल लेके चले AMD और CMD, AMD और CMD, ठीक है। बस ये वाले ट्रायंगल लिए हमने, ये वाली। तो
ए डी इक्वल टू सी डी था, क्योंकि डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ए डी एम इक्वल टू सी डी एम 90 डिग्री, ठीक है, ईच 90 डिग्री। और डी एम इक्वल टू डी एम हमारे पास कॉमन साइड है, ठीक है। तो ये लगा बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंट क्राइटेरिया, ये दोनों कॉन्ग्रेंस हो गए ट्राइंगल। और अकॉर्डिंग टू बाय सी पी सी टी ए एम इक्वल टू सी एम। देखिए एज एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एम जो है वो मिड पॉइंट है ए बी के, तो एम ए इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, ठीक है। तो ए एम इक्वल टू सी एम इक्वल टू हाफ ए बी। देखिए जो लिखा है ना कि एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड एम ए इक्वल टू हाफ, मान लीजिए लाइन है ना, ठीक है, ये ए बी और ये है एम। तो इसमें ये बोला गया कि जो एम ए एम है वो इस पूरी लाइन का आधा है, ठीक है, आधा है ना, वो लिखा है इधर, एम इक्वल टू हाफ ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। A random survey of the number of children of various age groups playing in the park was found as follow। ये एज दी गई हैं, ठीक है, सर्वे किया था नंबर ऑफ चिल्ड्रन का और उनकी वेरियस एज ग्रुप्स का। ये आपके पास एजेस दी गई, नंबर ऑफ चिल्ड्रन ये दिए गए। तो बोला गया ड्रा अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द डाटा। देखिए इसको सबसे पहले सॉल्व कैसे करना है आपने। सबसे पहले आप जो है ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ नहीं सॉरी, आप टेबल बनाएंगे जिसमें आप एक साइड लिखेंगे एज इन ईयर्स, आप लिखेंगे ऐसे, ठीक है। उसका सेकंड नंबर पर आप लिखेंगे फ्रिक्वेंसी, ठीक है। थर्ड नंबर पर आप लिखेंगे क्लास विड्थ और फोर्थ में आप लिखेंगे हाइट ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। ये तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। देखिए फॉर्म आप इसको एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी भी लिख सकते हैं इसको आप, हाइट ऑफ रेक्टेंगल को, ठीक है। एजेस दी गई है ना, एज इन ईयर्स और ये फ्रिक्वेंसी। देखिए ये करना है आपने 2 - 1, क्लास विड्थ आपने करनी 2 - 1 इक्वल टू 1, 3 - 2, 5 - 3, 7 - 5, 10 - 7, 15 - 10 और 17 - 15, ये आपने निकाल ली, ठीक है। ये आपकी क्लास विड्थ आ गई। अब इधर जो आपने इसको जो सॉल्व करना है, इसका एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला आएगा फ्रिक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ मल्टीप्लाई बाय मिनिमम क्लास विड्थ। फ्रिक्वेंसी आपके पास ये आ जाएगी, क्लास विड्थ ये और ये मिनिमम क्लास विड्थ। अब देखिए कैसे, मिनिमम क्लास विड्थ आपकी ये, मिनिमम क्लास विड्थ क्या 1, ठीक है। तो पहले हम देखिए फर्स्ट के लिए निकाल रहे हैं हम, फ्रिक्वेंसी कितनी है 5 लिखा हमने, क्लास विड्थ कितनी है हमारे पास 1 अपॉन 1 मल्टीप्लाई मिनिमम क्लास विड्थ 1। तो ये आपका सॉल्व करके आ जाएगा 5, ठीक है। तो नेक्स्ट के लिए भी हम वैसे ही करेंगे, एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी निकालेंगे हम। फ्रिक्वेंसी आई है हमारे पास 3 अपॉन हमारे पास ये क्लास विड्थ और मल्टीप्लाई है हमारे पास मिनिमम फ्रिक्वेंसी 1। मिनिमम फ्रिक्वेंसी सब में सेम रहेंगी 1 1 1, ठीक है। तो यहाँ आ गया 3, फिर आगे 6 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1, सॉल्व करके 3, 12 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1 6, 9 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 3, हो जाएगा 10 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 2, 4 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1 आपके पास आ जाएगा 2, ठीक है। ये आपके पास एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या बोला गया था, हिस्टोग्राम बनाने के लिए, ठीक है। तो देखिए ये मैंने ग्राफ बनाया है, देखिए हिस्टोग्राम, ये हिस्टोग्राम है, ये हमने इस साइड ली है एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी और इस साइड हमने ली है क्लास विड्थ। देखिए क्लास विड्थ की जो वैल्यू थी वो 17 तक गई है, ठीक है, सॉरी 17 तक नहीं, क्लास विड्थ की जो वैल्यू गई है वो 2 तक गई है, ये 5 3, ठीक है, और इसकी गई है ये। तो देखिए देखिए फर्स्ट जो है, देखिए फर्स्ट वैल्यू है 5 और यहाँ पर कितनी है 1, ठीक है। आप ध्यान से देखिएगा 5 और 1, ठीक है। हम इस साइड हम ले रहे हैं 5, तो 5 आएगा, ये 4 और 6 के बीच में इधर 5, और दूसरी क्लास विड्थ की वैल्यू ली गई थी 1, तो ये 0 है, ये 1, ये 2, ये 3 4 5 6 7 8, यहाँ 9 10 11 12 13 14, इधर 15 16 और ये 17, ठीक है। 5 और 1 बोला ना मैंने आपको, तो ये यहाँ पर आएगी इसकी हाइट 5 तक, ठीक है, और जो आप गैप छोड़ेंगे यहाँ पर 1 का गैप,
फिर सेकंड आपको बोली गई है, देखिए इधर 3 और 1, ठीक है, 3 और 1, ये हमने तो इसलिए लिखा था कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है हाइट ऑफ रेक्टेंगल, 3 और 1, यानी आप इधर वैल्यू लेंगे 3 तक, 3 यहाँ पे आएगा 3 और एक गैप छोड़ेंगे, ठीक है, 1। अब देखिए हिस्टोग्राम है ना, तो ये ऐसे बनेगा, ठीक है, जो आपका बार ग्राफ होता है ना वो ऐसे होता है आपका, वो जो हिस्टोग्राम होता है वो आपका ऐसे। फिर नेक्स्ट आपकी वैल्यू बोली गई है, यहाँ से देख लीजिए 3 और 2, यानी 3 तक आप यहाँ जाएंगे 3 तक, और स्पेस कितना छोड़ेंगे 2 का, ये 1, 3 और 4 के बीच 1 और 4 और 5 के बीच 2, ठीक है। नेक्स्ट आपको बोला गया है 6 और 2, तो यहाँ पे आप 6 तक आप इसकी हाइट जाएगी और 2 का स्पेस छोड़ेंगे, 5 और 6 के बीच में 1 का स्पेस और ये 2 का स्पेस। नेक्स्ट है 3 और 3 तक आपकी हाइट जाएगी और 3 का गैप छोड़ेंगे आप, ये 1, 2 और 3, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास 2 और 5, यानी आपकी वैल्यू जाएगी 2 तक और आप 5 का गैप छोड़ेंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, और लास्ट बचा आपके पास 2 और 2, ठीक है। तो 2 तक जाएंगे आप और 2 का ही स्पेस छोड़ेंगे, तो ये बनना था आपका हिस्टोग्राम इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है फैक्टराइज दीज, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है। ये हमने लिखा 2y³ + y² - 2y - 1, ठीक है। सबसे पहले हम इसको हम ब्रैकेट में क्लोज कर लेंगे और यहाँ से हमने नेगेटिव कॉमन लिया, यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर भी नेगेटिव कॉमन ही आएगा, 2y + 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ से y² कॉमन लीजिए, इससे y² कॉमन लिया, 2y + 1, और यहाँ से हमने नेगेटिव कॉमन लिया था -2y + 1, तो यहाँ पर कुछ नहीं है ना, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, तो आ जाएगा y² - 1, और दूसरा आएगा 2y + 1। आप देखिए 2y + 1 को मैंने पहले लिख लिया और y² - 1 को यहाँ पर पीछे, ठीक है, इक्वल टू 2y + 1 वैसा का वैसा, और यहाँ y² - 1, इधर फॉर्मूला आपका लग जाएगा a² - b² का, a - b + a + b, ठीक है। b², देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला बनेगा a² - b² ये आएगा a - b और a + b, ये इसका आंसर है। यहाँ पे हमने नेगेटिव कॉमन लिया है, तो 2y + 1, इस क्वेश्चन में यहाँ पे आप कंफ्यूज ना होए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ कॉनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर इज 12 मीटर डीप, व्हाट इज इट्स कैपेसिटी इन किलोमीटर्स। कॉनिकल पिट दी गई है आपके पास, ठीक है, तो डायमीटर दिया गया, पहले आप रेडियस निकालेंगे, रेडियस का फॉर्मूला था डायमीटर अपॉन 2 = 3.5/2, इसको जब आप डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.75 मीटर। हाइट डीप बोला ना, तो डीप बोला तो ये हाइट आ जाएगी 12 मीटर। बट इट्स कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम ऑफ कॉन का कॉनिकल पिट बोलें तो वॉल्यूम ऑफ कॉन का फॉर्मूला लगेगा V = ½ πr², h, ठीक है। 1/3 मल्टीप्लाई 22/7 r² की वैल्यू ये, तो 1.75 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 12, जब आप इसको पूरे को सॉल्व कर लोगे ना, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा आपके पास 38.5 मीटर क्यूब। अब हमें क्या बोला था कि हमें किलोमीटर्स में निकालना है, तो हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब जो होता है 1 किलोमीटर के इक्वल होता है, तो ये जो है मीटर क्यूब है, ठीक है। मीटर क्यूब की जगह आप लिख दोगे किलो लीटर्स, 1 मीटर क्यूब = 1 किलो लीटर्स या KL, बस इतना सा आंसर था इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हुज डायमीटर इज 21 सेंटीमीटर। आपको सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला था 4 πr², ठीक है, और आपके पास डायमीटर दिया गया, डायमीटर को हम चेंज करेंगे रेडियस में, रेडियस का फॉर्मूला लगेगा इक्वल टू डायमीटर अपॉन 21/2। मैंने इसको आगे डिवाइड करके नहीं लिखा, यहीं तक रहने दिया, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला हम लगाएंगे सरफेस एरिया ऑफ कॉन, सॉरी सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आना था यहाँ पे, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है, इक्वल टू 4 πr², 4 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 r²,
21/2 का होल स्क्वायर, तो 21/2 मल्टीप्लाई 21/2। देखिए 2 इंटू 2 को हमने लिख लिया 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, ठीक है। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। फिर बचा हमारे पास 22 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 3, इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आएगा ये 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए आपके पास 2 क्वेश्चन दिए गए थे। ये क्वेश्चन नंबर 35 का ये ए पार्ट है, ठीक है, ये 3 मार्क्स का, और ये बी पार्ट था 2 मार्क्स का, और ये टोटल हो गया 5, और ये क्वेश्चन आपके पास आया टोटल 5 मार्क्स का। आप देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन पेपर का, 27 सॉलिड iron spheres, each of radius r and surface area s are melted to form a sphere with surface area s dash full stop. Find the radius small r dash of new sphere and the ratio of s and s dash. देखिए 27 सॉलिड स्फीयर्स हैं, ठीक है, उन सभी की रेडियस क्या है स्मॉल r और सरफेस एरिया क्या एस, उन सभी को पिघलाया और एक स्फीयर बनाया है, ठीक है, उसका सरफेस एरिया एस डैश। अब आपको उस 27 एंड स्मॉल 27 आयरन स्फीयर्स उन सभी को पिघलाया और एक पूरा स्फीयर बनाया, इसकी रेडियस निकालनी हमने आर डैश, और इसका ये है सरफेस एरिया एस डैश। तो सबसे पहले पूछा गया हमें इधर रेडियस आर डैश ऑफ न्यू स्फीयर, ठीक है। देखिए पहले तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 27 स्मॉल स्फीयर्स, तो 27 है तो 27 पहले वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, 27 है टोटल स्मॉल स्फीयर तो 27 आ गया, ठीक है। अब आ गया वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर, उन्होंने 27 स्फीयर्स को पिघला के एक स्फीयर बनाया है, तो वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर 4/3 पाई आर डैश, ठीक है, पाई आर डैश क्यूब भी आना था इधर, पाई आर डैश क्यूब। देखिए फर्स्ट पार्ट का आंसर कैसे करेंगे, देखिए 27 स्फीयर्स को पिघला के एक स्फीयर बनाया, ठीक है, तो इनका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम सेम होगा, तो हम दोनों के वॉल्यूम लिख लिए। अब हमने इन दोनों का वॉल्यूम सेम कर लिया, तो 4/3 पाई आर डैश क्यूब ये है न्यू स्फीयर का और ये 27 स्फीयर्स का, ठीक है। तो 4/3 कट गया, पाई और पाई की वैल्यू कट गई, बचा क्या आर डैश क्यूब इक्वल 27 आर क्यूब, यहाँ पे क्यूब है ना, ठीक है, तो इधर जो लगेगा वो क्यूब रूट लग जाएगा, इक्वल टू के पहली साइड जाके इधर क्यूब रूट। तो जब आप इस क्यूब रूट को सॉल्व करोगे, देखो 27 को जब आप ऐसे सॉल्व करोगे 27 3 9 ये 3 और 1, तो ये क्या आ जाएगा क्यूब रूट 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, क्यूब रूट में हम 3 का पेयर बाहर निकालते हैं इससे क्यूब रूट से, तो ये आ जाएगा 3, इसलिए 27 का 3 अगर और आर क्यूब का आर आ जाएगा। तो जो न्यू रेडियस आई है एक स्फीयर की, ठीक है, जो न्यू स्फीयर की रेडियस आई है वो आई है 3r। अब हमें बोला गया रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश, एस क्या है हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ 27 स्फीयर्स और एस डैश है हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर न्यू स्फीयर, और सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल स्फीयर एस इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और सरफेस एरिया ऑफ न्यू स्फीयर का है हमारे पास एस डैश इक्वल टू 4 पाई आर डैश क्यूब। देखिए ये जो S दिया गया है ना, ये सरफेस एरिया ऑफ एक स्फीयर का दिया गया, ना कि 27 स्फीयर्स का, ठीक है। कैसे देखिए लिखा है ना 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स ईच ऑफ रेडियस R एंड सरफेस एरिया S, यानी एक का बोला है रेडियस R और एक का सरफेस एरिया दिया गया S, ठीक है। तो यहाँ पर S जो है वो सरफेस एरिया ऑफ वन स्मॉल स्फीयर है, ठीक है, वो S का फॉर्मूला आएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और जो S डैश है वो है सरफेस एरिया ऑफ न्यू स्फीयर, वो आएगा S डैश इक्वल टू 4 पाई आर डैश स्क्वायर आएगा इधर, ठीक है। तो इनका रेशियो बोला गया हमें, इसको हम ज़रा सॉल्व कर लेंगे, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर ये निकाल ली, ठीक है। तो 4 पाई आर डैश की वैल्यू 3r और होल स्क्वायर, तो ये आएगा 9r स्क्वायर, 3 3 जा 9 और r का स्क्वायर 36, 4 और 9 बन गया 36 पाई आर स्क्वायर। अब बोलिए रेशियो एस एंड एस डैश की, एस हमने ऊपर लिखा और अपॉन एस डैश इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 36 पाई आर स्क्वायर, पाई के साथ पाई कट गया, आर स्क्वायर के साथ आर स्क्वायर कट गया, बचा क्या 4/36, तो 4 1 जा 4 और 4 9 जा 36, 1/9,
यानी S अपॉन S डैश आया 1/9। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं S रेशो S डैश इक्वल टू 1/9। तो ये क्वेश्चन ऐसे होना था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल खुशबू क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।